आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हिंदी टीटी पीटी जीआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। तो आज का प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहेंगे आज की पाठचर्या। और पाठचर्या का पहला प्रश्न देखने से पूर्व वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक शेयर करना भूल जाते हैं वीडियो देखते समय। और आपके एक लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या आती रहे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो प्रारंभ करते हैं पाठचर्या का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रगतिवाद और प्रगतिशीलता में क्या अंतर है? ऑप्शन आपके सामने है। प्रगतिवाद और प्रगतिशीलता में क्या अंतर है? पहला ऑप्शन आपका है कि प्रगतिवाद है एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से बंधे रहना, तथा प्रगतिशीलता है जड़ीभूत विचारधारा से मुक्त होना। दूसरा विकल्प है कि प्रगतिवादी मार्क्सवादी एवं प्रगतिशील होता है फ्रायडवादी, और प्रगतिवादी मार्क्सवादी होता है, प्रगतिशील फ्रायडवादी होता है। तीसरा अंतर आपको बताया जा रहा है कि प्रगतिवाद है सामाजिक उत्थान करना और प्रगतिशीलता है आत्म उत्थान की भावना में लगे रहना। और चौथा है कि प्रगतिवाद है भारतीय कुरीतियों का विरोध करना और प्रगतिशीलता है समस्त परंपराओं का अनुपालन करना। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, इसका आपको चयन करना है। और मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ए चुना होगा। प्रगतिवाद एक राजनीतिक विचारधारा से बंधे रहना है, जबकि प्रगतिशीलता जड़ीभूत विचारधारा से मुक्ति पाना है। विकल्प ए के साथ आप गए, बिल्कुल सही जवाब आपका है। विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 2 है कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों और रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या है? तो इसमें से आपको प्रयोगवाद के उन 7 कवियों का समूह क्या कहा जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। और उत्तर तो आपको सभी एक जैसे लग रहे होंगे, इसमें सही उत्तर क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं, जो तार सप्तक है यह प्रथम तार सप्तक है, लेकिन इसे तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम तार सप्तक, पहला तार सप्तक और इस तार सप्तक में अशुद्ध वर्तनी है। इस हिसाब से विकल्प इसका डी जाता है सही ऑप्शन, और आपने डी विकल्प का जवाब दिया, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार रहे हैं। हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार क्या रहे हैं, इसका आपको उत्तर बताना है। और हिंदी उपन्यासों की जो संरचना है उसका मूल आधार अंग्रेजी उपन्यास हैं। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी कहानी की रचना विधान, हिंदी कहानी का रचना विधान नामक कृति के प्रणेता कौन है? तो हिंदी कहानी का रचना विधान नामक कृति लिखने वाले हैं जगन्नाथ प्रसाद शर्मा जी। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मूलतः रंगमंची प्रयोगों की दृष्टि में रखकर लिखा गया इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक कौन सा है? तो मूलतः रंगमंची प्रयोग की दृष्टि से रखकर लिखा गया इसमें से सर्वश्रेष्ठ नाटक जो है वह लहरों के राजहंस है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है? हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है इसमें, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर उत्तर में आपने कामना को सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निबंध गद्य की कसौटी है या कथन किसका है? निबंध
गद्य की कसौटी है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट और यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी, महादेवी वर्मा। कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाले जो रचनाकार हैं, वो अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट और यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुई। तो उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन है? और इसका उत्तर आपने चुन लिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। तो बिल्कुल राइट आंसर है, डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रस मीमांसा नामक शास्त्रीय समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन है? तो रस मीमांसा के जो समीक्षक हैं वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस समालोचक का नाम बतलाएं जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी हैं। निम्नलिखित में उस समालोचक का नाम बतलाएं जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी हैं। और इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है डॉक्टर रामविलास शर्मा, तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? कामायनी एक पुनर्विचार यह आलोचनात्मक ग्रंथ लिखने वाले गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उचित चेति चेति ताही पदांश में प्रयुक्त चयंती शब्द बाबू श्याम सुंदर के विचार से कबीर की भक्त की विशेषता प्रकट करने वाला है। किस विशेषता को व्यक्त करता है यह चयंती शब्द? तो इसका उत्तर आपको बताना है। और इसके उत्तर में अगर आपने चेतना के स्तर को प्रकट करना विकल्प डी सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता और अनुभूति कराने वाले हैं, यह कथन किसका है? तो इसका जवाब हो जाएगा यह कथन है विकल्प ए, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं, यह कथन पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो वल्लभाचार्य जी जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक रुद्र हैं। विकल्प रुद्र संप्रदाय, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ निम्नलिखित में से उसके किसके अनुकरण में? तो इसमें जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चैतन्य महाप्रभु। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। संसार अपार को पार सुगम रूप नौका लियो अकली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो।
यह निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है? इसका आपको जवाब बताना है। और इसके उत्तर के स्वरूप में अगर आपने नाभा दास को सेलेक्ट किया है, सी विकल्प, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी किसकी रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। और खालिक बारी के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो, बिल्कुल राइट आंसर, ए विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोरी अरध करी को बर जय हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है? ग्रह नखत वेद ग्रह जोरी अरध करी को बर जय हम खात। तो 27 नक्षत्र होते हैं और वेदों की संख्या 4 होती है और ग्रहों की संख्या 9 होती है। तो 9 4 13 और 13 7 20 20 40, योग आपका बना 40। और कह रही हैं कि नखत वेद ग्रह जोरी अरध करी, इसका आधा कर दीजिए यानी 2 से भाग दे दीजिए, तो 20 दूना 40 होता है। और को बरजय हम खाते, जो बनेगा वही हम खाते हैं। यह 20 शब्द जो है उन्होंने 20 से अर्थ लगाया और विकल्प इसका सी आपने जवाब दिया, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? तो रसखान कवि का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। विकल्प डी के साथ आप उत्तर दे रहे हैं, राइट आंसर है आपका। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि अष्टछाप की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा किसने की? तो अष्टछाप की स्थापना करने वाले आचार्य हैं विठलनाथ। विठलनाथ ने 4 अपने और 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्यों को लेकर के स्थापना की थी अष्टछाप की। ए विकल्प आपने जवाब में दिया, बिल्कुल सही उत्तर आपका है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कमल दल नयनन की उन्मानी बिसरत नाही सखी मो मनते मंद मंद मुस्कान, यह पदचरण किसकी रचना है? और इसका उत्तर आपने सेलेक्ट किया रहीम दास, तो बिल्कुल सही उत्तर है इसका, यह रहीम दास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, बरसें मघा झकोरी झकोरी मोर दुई नैन चुए जस ओरी, इस अर्धाली में आए ओरी शब्द का अर्थ क्या है? तो इसमें जो है देखिए, ओरी शब्द होता है, आपने देखा होगा टाट छप्पर या मड़ई जो पड़ती है, वहां से जो पानी उसका लास्ट में गिरता है उसी को ओरी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छाजन से गिरने वाली पानी की धार, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पंडित और प्रवीणन को जो चित्त हरे सो कवित कहावे, यह किस कवि का कथन है? पंडित और प्रवीणन को जो चित्त धरे हरे सो कवित कहावे, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और आपने उत्तर दिया ठाकुर को, तो बिल्कुल राइट आंसर सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि लिखन बैठी जाकी सभी, अगला प्रश्न है कि लिखन बैठ जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर, अब भये न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। उपयुक्त दोहे के संदर्भ में बतलाएं कि निम्नलिखित में से किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि पोर्ट्रेट को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाता? तो इसका
सही जवाब आपको बताना है। और इसका सही उत्तर क्या होगा कि जब चित्रकार चित्र बनाना शुरू करता है और चित्र बना करके उस चित्र को मिलाता है तो तब तक क्या होता है कि उस नायिका का जो स्वरूप होता है वही बदल जाता है। तो बी विकल्प के साथ आप गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है कि चित्र बनाकर जब मिलाता है तब तक नए रूप में बदल गया वह चित्र, उसका जो सौंदर्य है वह बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है। वह संधि का जो मनोव्यथा का वर्णन है वह इस पंक्तियों में दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य का अनुकरण पर आया है। यह कथन जो है, यह कथन इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही होगा यह आपको बताना है। तो ध्यान से इसका उत्तर आप लोग पढ़िए। इसमें आपका जो है सही विकल्प बनेगा ऑप्शन डी। बांग्ला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते हैं। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, यहाँ निर्मोक से अभिप्राय क्या है। तो यहाँ पर निर्मोक शब्द का अर्थ होगा सांप के शरीर पर लिपटी हुई केंचुली। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए, यहाँ वे से क्या तात्पर्य है। विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए, यहाँ पर वे शब्द का अभिप्राय आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा स्त्रियों के पणित कंकण से केसर कुंकित वक्षस्थलों के पीछे दीवाने बने मनुष्यगण। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृतत्व दान। उपयुक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमृतत्व देने की बात की गई है। ऐसा संभव होने का आधार क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट किया है विकल्प सी, अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है, इसमें विकल्प सी जो है वह सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि लख महाभाव मंगल पद तल धसरहा गर्व मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्च। इस काव्य पंक्तियों में प्रस्तुत विधान किया गया है, उसका आधार क्या है। जवाब हो जाएगा इसमें जो है मन के आसुरी भावों के मिटने के क्रम की दृश्यावली दिखाई गई है। अगर विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है
कि अतिरेकवादी पूर्णतया की सृष्टि करना कब रहा आसान, मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मन स्थिति का द्योतक है। और उत्तर में आपने इसका सेलेक्ट किया है भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति को। तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ आप हैं, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर वक्तव्य का तात्पर्य क्या है। तो इसमें जो है निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर का अर्थ होगा अपनी ही अंतःशक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया, क्योंकि। तो इसका जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी नहीं चाहते थे, या तो गलत बात है। उच्च कोट की रचना शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी, यह भी गलत बात है। अन्य कविगण प्रसाद के शिल्प कौशल के आगे हार मान चुके थे, यह भी गलत है। इसका राइट आंसर जो है क्या बनेगा, कठिनाई से कोई सामना नहीं करना चाहता था, यह भी गलत है। तो सही क्या है इसमें, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि सभी लोग कठिनाई से सामना भी करना चाहते थे, किसी ने हार भी नहीं मानी थी और प्रसाद जी ऐसा चाहते भी नहीं थे। बस इसका कारण यही था कि उस कोट की जो रचना है वह शीर्ष शिखर पर कामायनी पहुंच चुकी थी बस, और उस कोट की रचना जो है शीर्ष शिखर पर कामायनी हो चुकी थी और यही कारण था कि दूसरा ग्रंथ नहीं रचा गया छायावाद में। तो आप विकल्प अगर बी के साथ हैं तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं, इसका बी विकल्प ही सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सीधा सीधा सा जवाब है कि उस समय जो है कामायनी जिस शीर्ष तक पहुंच चुकी थी, इस कारण से कोई दूसरा काव्य वहां तक नहीं पहुंच पाया। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है, यह कथन किसका है। यह कथन बाबू जयशंकर प्रसाद जी का यह कथन है, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रानंदन पंत जी की कविताओं में मिलता है वैसा अन्यत्र क्यों नहीं मिलता, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका सही उत्तर यही है कि प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में न आ सके, यही इसका राइट आंसर है, ए विकल्प। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध के हर इमेज के पीछे शक्ति होती है, वे हर वर्णन को दमदार, अर्थपूर्ण और चित्रमय बनाते हैं, यह किस विद्वान का कथन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, फटाफट आंसर ट्रिक कर दीजिए। और इसका उत्तर आपने सेलेक्ट किया शमशेर बहादुर सिंह, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ आप हैं, डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन के जनवादी छवि सैनिक कवि का नक्शा लिए अवतरित होती है, यह कथन किसका है। नागार्जुन जनवादी छवि नहीं है बल्कि कवि हैं, सैनिक कवि नक्शा लिए अवतरित होती है, तो यह कथन आपसे पूछा जा रहा है किसका है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, यह रामविलास शर्मा का कथन है
कि नागार्जुन की जो जनवादी छवि है वह सैनिक कवि का नक्शा लिए अवतरित होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे अंत में यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। सारे कवि फर्म इसी परिभाषा से निश्रित होते हैं। अज्ञेय के उक्त कथन का अभिप्राय क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका सही जवाब बनेगा कि शब्द की सम्यक योजना द्वारा अभिप्रेत को अभिव्यक्त करने का कौशल प्राप्त कर लेने पर कवि मर्म सफल हो जाता है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक कौन है? और आपने उत्तर में सेलेक्ट क्या किया? नंद दुलारे वाजपेयी जी को। तो बिल्कुल सही जवाब आपने सेलेक्ट किया है, सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश किस काव्यकृति का प्रबोध वाक्य है? तो जवाब हो जाएगा यह प्रबोध वाक्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कामायनी से अवतरित है। डी विकल्प इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इसमें से कौन है? तो लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इसमें बाबा तुलसीदास हैं। बी विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा है। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया सूरदास जी को। तो वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है, वात्सल्य का सम्राट इन्हें कहा जाता है। सी विकल्प इनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य क्या होगा? तो भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य होता है रसास्वादन करना। विकल्प डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि चंद्रावली नाटिका के रचयिता कौन है? तो चंद्रावली नाटिका के रचनाकार बताना है आपको। और उत्तर में आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल राइट आंसर है, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक आपके हैं विकल्प इसका नंद दुलारे वाजपेयी आपने सेलेक्ट किया, तो सही जवाब है नंद दुलारे वाजपेयी जी, ए विकल्प। अगला प्रश्न है अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह भट्टार्क का कथन है। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है? तो जवाब हो जाएगा इसका यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए स्कंद गुप्त नाटक का कथन है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य क्या था? तो भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का मुख्य उद्देश्य था
भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र की विशेषता क्या थी? तो उनकी विशिष्टता थी रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना। बी विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को आज भी वैज्ञानिक तकनीक से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है, फिर भी प्रसाद के नाटकों में विशेषतः उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंचाभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया। इसका कारण क्या है? तो इसका एक ही कारण है कि नाटक देखने वाली जनता जो है वह प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई, यानी उनका जो भाषाई स्तर था वह क्लिष्ट था। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की किस विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं? तो जवाब हो जाएगा आचार्य शुक्ल जी वस्तु व्यंजक निबंधों के लिए श्रेष्ठ निबंधकार हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थीं, तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर आपने सेलेक्ट किया पल्लव। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? इसका आपको जवाब बताना है और प्रोफेसर मेहता। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। तो इसमें जो है शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आवेग एक वस्तु दूसरी जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किस विशेष रचना का अंश है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दिव्या। अगला प्रश्न है कि यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूंस देते हैं। यह विशेष विचारधारा क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा मार्क्स लेनिन का साम्यवाद। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने जमाने में यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण आपको बताना है। तो जवाब इसका जो है बी ऑप्शन राइट आंसर है। इसमें परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बामन ने दो आजाद देशों की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को इंसानियत को बस दो डग में नाप लिया। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु का। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न
कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? आपको जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह मुंशी प्रेमचंद्र का कथन है। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, हम में कोई भेद न था, यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। यह निम्नलिखित में से किस कहानी का अंश है? तो जवाब हो जाएगा, यह गुल्ली डंडा कहानी का अंश है। डी विकल्प इसका राइट आंसर। घनानंद किस बादशाह के आश्रित कवि थे? तो घनानंद मोहम्मद शाह के आश्रित कवि थे। अगर विकल्प सी आपने जवाब दिया है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 कि पपिहा जब पूछिए पीयू कहाँ, समस्या पूर्ति किस कवि ने की थी? और इसके उत्तर में आपने सेलेक्ट कर लिया है अगर प्रताप नारायण मिश्र जी को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ आप हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बहादुर शब्द है, तो बहादुर शब्द जो है यह हिंदी भाषा का शब्द न होकर के बल्कि विदेशी भाषा तुर्की से आया हुआ शब्द है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निराला की दर्शन प्रधान रचनाएं हैं, तो निराला की दर्शन प्रधान रचना जो है वह इसमें कौन सी हो जाएगी? और पंचवटी प्रसंग आपने उत्तर सेलेक्ट किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो मिला लीजिए फटाफट आप लोग। तो इसमें जो है अंतिमा जो है अतिमा, यह पंत की रचना है, गीत गुंज निराला की है, निशीथ राम कुमार वर्मा की और कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की रचना है। तो विकल्प इसका बनेगा 2, 1, 3, 4। अगला प्रश्न विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विठल नाथ का शिष्य कौन इसमें से नहीं है? तो चीत स्वामी, नंददास और गोविंद स्वामी तीनों ही विठल नाथ के शिष्य हैं। तो आपने विकल्प ए सेलेक्ट किया होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया है। परमानंद दास विठल नाथ के शिष्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली शब्द का आपको चयन करना है, तो इसमें से पुर्तगाली शब्द कौन सा है इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने पुर्तगाली शब्द परात सेलेक्ट किया है तो सी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि परोपकार किस प्रकार का शब्द है? तो परोपकार, पर धन उपकार, परोपकार यह यौगिक शब्द है। बी विकल्प आपने चयन किया, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की किस कृति का अनुवाद किया था? तो श्रीधर पाठक ने जो अनुवाद किया था वह गोल्ड स्मिथ की कृति हरमिट, द ट्रेवलर और डेजर्टेज विलेज तीनों ही रचनाओं का किया है। तो विकल्प इसका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी कुंडल में देशभक्तिपूर्ण कुंडलियां संकलित हैं, यह रचना किसकी है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका आपने उत्तर राय देवी प्रसाद पूर्ण को सेलेक्ट किया है, तो सी विकल्प आपके द्वारा दिया गया सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में आपको समास बताना है और आपने गौ के लिए शाला संप्रदान तत्पुरुष सेलेक्ट किया। डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो इसका जवाब आपने प्रेम पथिक सेलेक्ट किया, तो सही जवाब के साथ आप हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहने वाले हैं शांति प्रिय द्विवेदी जी। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिना पलक या निमिख गिराए के लिए एक वाक्य क्या बनेगा? बिना पलक या निमिख गिराए के लिए एक शब्द आपको सेलेक्ट करना है और आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया एक टक, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुहावरा का एक अन्य नाम क्या है? मुहावरा का एक अन्य नाम क्या होगा, यह आपको बताना है। और अगर मुहावरा का आपने एक अन्य नाम वाग्धारा सेलेक्ट किया है, ए विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बीन भी हूं मैं रागिनी भी पंक्ति ली गई है, किससे ली गई है? तो बीन भी हूं मैं रागिनी भी, यह पंक्तियां अवतरित हैं महादेवी वर्मा की कृति नीरजा से। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्राची दिग्गज डर कर पुलक रवि रेखा, यह पंक्तियां किस रचना से अवतरित हैं? इसका आपको जवाब बताना है और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया तुलसीदास, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एकलव्य रचना है, एकलव्य कृति के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा एकलव्य एक प्रबंध काव्य है, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई इसमें से कौन सी रचना प्रगतिवादी रचना है? इसका आपको उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा युगवाणी, ए विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है अमल यसीम त्याग से विलसित, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर आपने राम नरेश त्रिपाठी को सेलेक्ट किया, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है? खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो खड़ी बोली का प्रथम कवि इसमें हरिऔध हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। इनके द्वारा प्रिय प्रवास लिखा गया प्रथम महाकाव्य है, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। देखिए खड़ी बोली के आरंभकर्ता अमीर खुसरो हैं, लेकिन महाकवि की अगर बात की जाए वह हरिऔध ट्रिक होगा, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बादल राग कविता कितने खंडों में विभक्त है? बादल राग कविता कितने खंडों में विभक्त है? तो बादल राग कविता 6 खंडों में विभक्त रचना है, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जो केवल एक आंख वाला है उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो जो केवल एक आंख वाला है उसके लिए एक शब्द बनेगा एकाक्षी, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिस स्त्री का पति परदेश हो, जिस स्त्री का पति परदेश हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा पोषित पति का, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्यापति की किस रचना में शिव सिंह का वर्णन है? तो विद्यापति द्वारा लिखी गई रचना हो जाएगी कीर्ति पताका, डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? छायावाद को
स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि किस कवि के बचपन का नाम झारखंडी था? किस कवि के बचपन का नाम झारखंडी था? और उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प बी जयशंकर प्रसाद। बी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, उमड़ करे आंखों से चुपचाप बही होगी कोई कविता अनजान। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो यह वियोगी हरि की पंक्तियां हैं। विकल्प क्षमा करें, सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियां हैं। वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियां हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि राम प्रसाद निरंजनी की रचना इसमें से कौन सी है? तो राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखी गई इसमें रचना बड़ी ही चर्चित रचना है, भाषा योग वशिष्ठ, अक्सर पूछी जाती है। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी की भाषा क्या है? रानी केतकी की कहानी किस भाषा में लिखी गई रचना है? तो यह खड़ी बोली की रचना है। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? तो इसका जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी गोरख नाथ को। बी विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि लल्लू लाल जो फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे कहाँ के रहने वाले थे? तो लल्लू लाल जो फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे वे रहने वाले थे आगरा के। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? तो इसका राइट आंसर बनेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सुकवि उपाधि किस कवि को दी गई थी? सुकवि की उपाधि किस कवि को दी गई थी? तो जवाब हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास। विकल्प ए इसका सही उत्तर। और अगला प्रश्न है कि साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की उपाधि से कब सम्मानित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1880 ईस्वी। विकल्प डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? तो द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा थी खड़ी बोली। विकल्प डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि छायावाद की पहली रचना इसमें से कौन सी मानी जाती है? इसमें से छायावाद की पहली रचना प्रसाद की रचना झरना मानी जाती है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है? तो संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। तो डी विकल्प आपने चयन किया, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? तो गारसा दत्तासी के अनुसार रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वह मानी गई है रसायन से। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मोहिका हंसेश की मोहिका हंसेश
कि कोहरही इस पंक्ति के कवि कौन हैं? तो यह पंक्तियां जो हैं लिखी गई हैं मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार पुरानी हिंदी का पहला कवि उन्होंने राजा मुंज को माना है। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश साहित्य में अभिमान मेरु उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो अपभ्रंश साहित्य का अभिमान मेरु कहा जाता है पुष्पदंत को। बी विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि भवानी विलास ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो भवानी विलास ग्रंथ के प्रणेता देव हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? इसमें भारतेंदु मंडल के कौन से कवि नहीं हैं? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी प्रताप शाही। डी विकल्प राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का वर्ष है सन 1800 ईस्वी। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी का यह कथन किसका है? तो कालचक्र पुस्तक से अवतरित यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किसान कृति के रचनाकार कौन है? किसान रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो अगर सच्चे अर्थों में देखा जाए हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गोरखनाथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ के गुरु कौन थे? इसका आपको जवाब बताना है और उत्तर में अगर आपने मत्स्येंद्र नाथ सेलेक्ट किया है तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक हुए हैं। तो जवाब हो जाएगा तुलसीदास। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सुधा निधि किस कवि की रचना है? तो सुधा निधि के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा तोष। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मयंक महिमा के रचनाकार कौन है? मयंक महिमा कृति के रचनाकार कौन है? और आपने बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को सेलेक्ट कर लिया तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन विकल्प गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। विकल्प क्षमा करें पंडित देवीदत्त शुक्ल जी को दिया था। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने बाद पंडित देवीदत्त शुक्ल जी को दिया था। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना रसखान की नहीं है? इसमें प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और दान लीला तीनों रचनाएं रसखान की हैं, जबकि पदावली जो है यह विद्यापति की रचना है। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उर्दू में कविताएं लिखने का कार्य रसा उपनाम से किया, जबकि जकी उपनाम से रत्नाकर रचनाएं करते थे। अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्रिय प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया?
तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को उनकी कृति प्रिय प्रवास के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो चिरगांव मैथिली शरण गुप्त की रचना है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। क्षमा करें, मैथिली शरण गुप्त जी का यह जन्म स्थान है चिरगांव। चिरगांव में पैदा हुए थे। अगला प्रश्न है कि आकाश गंगा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? आकाश गंगा काव्य संग्रह लिखा गया है राम कुमार वर्मा द्वारा। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया था? तो रबड़ छंद या केचुआ छंद कहा गया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं को लक्ष्य करके। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं जो हैं वह प्रकाशित हुई थी रूपाभ में। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की लेखिका कौन है? तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखने वाली हैं सुमन राजे। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? तो हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को माना है। बी विकल्प इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहने वाले हैं नाभादास। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। तो साथियों, पाठचर्या आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ना अच्छा लगा हो तो मेरा मन रखने के लिए लाइक और शेयर कर दीजिए। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पाठचर्या से आप प्रभावित होंगे और पाठचर्या आपको अच्छी लग रही होगी। तो साथियों, आपसे लें विदा उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस करें, जिससे कि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।